यूनिफॉर्म सिविल कोड को बाबा साहब ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना और उसको पास भी करवा लिया, मगर आज तक एप्लीकेबल नहीं हो पाया। 2023 से पहले बाबा साहब का ये जो सपना है वो पूरा होने वाला है, मगर इससे रिलेटेड जितनी भ्रांतियां हैं आज उसको दूर कर दिया जाएगा। भ्रांतियां इस बात की फैलाई जाती है कि हिंदुओं ने और मुस्लिम्स ने दोनों ने इसके ऊपर आपत्ति की थी, मगर जो प्रोसीडिंग्स है आप उसको अपनी आंखों से देखेंगे कि आपत्ति केवल मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही हुई थी। 23 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 35 को बाबा साहब पेश करते हैं और सभी से बोला जाता है कि जिसको जो भी बहस करनी है यहां पर कर लीजिए। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करके यहां से पढ़ सकते हैं, मगर मेन हाइलाइट्स पर बात करेंगे बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 94% जितने भी नेता थे वो सारे हिंदू थे, मगर ज्यादा ऑब्जेक्शन इन 6% की तरफ से आए। मोहम्मद इस्माइल साहिब ये कहते हैं कि आपने जो आर्टिकल 35 पेश किया है इसके अंदर ये लाइन और जोड़ दीजिए। ये एक साधारण प्रक्रिया होती है कि जब भी कोई विधेयक पेश किया जाता है अलग अलग मेंबर्स बोलते हैं इसके अंदर ये जोड़ दीजिए, ये हटा दीजिए। इन्होंने कहा कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसमें ये डाल दीजिए कि अगर कोई भी ग्रुप, सेक्शन या फिर कोई भी कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी होती है, अगर वो इसको फॉलो नहीं करना चाहे तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। ये बात जान लीजिए कि क्रिमिनल लॉ और पर्सनल लॉ अलग अलग होते हैं। पर्सनल लॉ के अंदर शादी, ब्याह, जमीन का बंटवारा, महिलाओं का सशक्तिकरण वगैरह इंक्लूड होता है। मोहम्मद इस्माइल साहब ने इस बात का तर्क दिया कि हम एक सेक्युलर स्टेट की कल्पना कर रहे हैं और यूगोस्लाविया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है वहां पर भी मुसलमानों का अपना खुद का लॉ चलता है, उनको पूरी आजादी है। यह बात बिल्कुल सही है कि यूरोप के यूगोस्लाविया में उस प्रकार की सुविधा थी और यह बात भी सही है कि इसी प्रकार की व्यवस्था की वजह से उसके इतने टुकड़े हुए कि असल देश का नामो निशान मिट गया। मगर 1948 के हिसाब से यह तर्क बिल्कुल ठीक था और इनके हिसाब से जो सेक्युलर स्टेट की परिकल्पना थी वो बड़ी अजीब थी। भारत के अंदर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले एक कॉमन क्रिमिनल लॉ को लागू किया था और इसके बाद में शुरुआत हो जाती है एक व्यवस्था की, जिस व्यवस्था के अंदर बाद में सिविल कोड भी आना बाकी था। नजीरुद्दीन अहमद इसके बाद में ऑब्जेक्शन करते हैं और वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने 175 साल तक भारत पर राज किया और केवल इस 175 साल ही नहीं, उसके पहले 500 साल भी भारत के अंदर इस्लाम चला और इसके अंदर किसी ने छेड़छाड़ की कोई कोशिश नहीं की। इसी बेसिस के ऊपर मोहम्मद नजीरुद्दीन अहमद कहते हैं कि किसी भी प्रकार के स्टेट को इनके ऊपर पावर नहीं दी जा सकती। उनके कहने का मतलब था कि भारत के संविधान को इतना ताकतवर नहीं बनाया जा सकता कि वो सिविल कोड के अंदर इंटरफेयर करे। इस मामले को संविधान से अलग रखना चाहिए। अगला जो ऑब्जेक्शन आता है महमूद अली बेग साहिब बहादुर का आता है। ये काफी लिबरल विचारों के थे और इन्होंने काफी तर्क संगत बात की। इन्होंने कहा कि देखिए बात यहां पर चल रही है सिविल कोड की और यहां पर सिविल कोड की बात है, पर्सनल लॉ की बात नहीं है, क्योंकि पर्सनल लॉ सिविल कोड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इन्होंने यह भी यहां पर तर्क दिया कि जो लॉ ऑफ एविडेंस वगैरह है उसको ब्रिटिशर्स पहले ही चेंज कर चुके हैं और अब इसके अंदर और ज्यादा चेंज की गुंजाइश नहीं बची। ब्रिटिशर्स के दखल से पहले लॉ ऑफ एविडेंस क्या था? शरिया के अंदर किसी भी फीमेल की गवाही आधी गवाही मानी जाती थी, मगर पुरुष की गवाही पूरी मानी जाती थी। मगर ब्रिटिशर्स ने लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर चेंज किया और महिला की गवाही, पुरुष की गवाही इक्वल ट्रीट की गई। अब यहां पर पोकर साहिब बहादुर भी बाबा साहब को यह बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स 150 से ऊपर साल तक यहां पर केवल इसीलिए राज कर पाए क्योंकि उन्होंने गारंटी लिख के दी थी कि किसी भी प्रकार के पर्सनल लॉस के साथ में छेड़छाड़ नहीं होगी। और इन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि अब जब जाकर हम आजाद हो चुके हैं तो उसके बाद में इस प्रकार के पर्सनल लॉस को छोड़ना बहुत ही गलत होगा। उनका कहने का मतलब था कि जो धर्म की आजादी है उसी के अंदर ये पर्सनल लॉज आते हैं। हालांकि उन्होंने क्रिमिनल लॉस के बारे में नहीं कहा। क्रिमिनल लॉस का मतलब होता है किसी ने चोरी की तो उसके हाथ काट दो, वो इसके पक्ष में नहीं थे। अब जब बात चल ही रही थी तो मोहम्मद हुसैन इमाम एक बहुत ही जबरदस्त सा तर्क यहां पर लिखते हैं जो समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि देखिए नॉर्थ के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, साउथ के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, उसी प्रकार से आसाम में क्योंकि बहुत ज्यादा रेन्स होती है, मगर राजपूताना डेजर्ट के अंदर रेन्स का नामो निशान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ठंड और गर्मी संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, बारिशें भी संविधान के हिसाब से नहीं आ सकती और इसीलिए हर किसी पर्सनल लॉ को संविधान के हिसाब से नहीं लाया जा सकता। अब जब इन्होंने ये सारी की सारी बातें बोल दी तो इसको काउंटर करने के लिए भी कुछ लोग आगे आते हैं। श्री के मुंशी ये कहते हैं कि किसी भी मुस्लिम कंट्री के आप देखिए, वहां के पर्सनल लॉ को निकाल कर आप देखिए और आप ये बताइए कि क्या किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज के लिए अलग से पर्सनल लॉ है या नहीं। उनके इस तर्क से यह पता पड़ता है कि उस समय सदन का माहौल कैसा था
था, भारत के सदन के अंदर भारत को एक प्रकार से हिंदू कंट्री की तरह से ट्रीट किया जा रहा था, इसीलिए मुस्लिम कंट्रीज का वहां पर एक एग्जांपल दिया गया। मगर इनका मुद्दा बिल्कुल सही था। मुद्दा इसलिए सही था कि जो मेजॉरिटी है उसके लिए भी सारी की सारी बातें नहीं मानी जा रही थी, उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कई बातों के साथ समझौता करना पड़ रहा था, इसीलिए केवल माइनॉरिटीज को अलग से कोई पावर नहीं दी जा सकती। हिंदुओं के अंदर भी तीन अलग तरीके के लॉ सिस्टम चलते हैं, मयूखा, मितक्षरा और दयाबाग। ये तीनों के तीनों आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है और इन तीनों को भी मिलाकर एक किया जा रहा है। एक प्रकार से यूनिफॉर्म तो कर ही रहे हैं। यहां पर एक और बात को आप समझिए कि जो शरिया लॉज होते हैं ये भी एक प्रकार के नहीं होते। सुन्नी और शिया के शरिया लॉज में थोड़ा अंतर है। भारत के अंदर मेजॉरिटी सुन्नी लॉज को ही शरिया लॉज को माना जाता है, इसका मतलब यहां पर भी शिया तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे थे। अब ये जो के.एम. मुंशी हैं ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा यहां पर तर्क रखते हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिश रूल के अंदर पर्सनल लॉ को रिलीजन का पार्ट माना गया और ब्रिटिशर्स ने इसके लिए परमिशन दी, इसका मतलब इसके अंदर उनका फायदा नहीं था। और आज जब ब्रिटिशर्स चले गए हैं तो सबसे पहले हमको उस लॉ को उखाड़ के फेंकना है जिस लॉ को ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर संरक्षण दिया। ये बहुत ही ज्यादा एंटी ब्रिटिश पॉलिसी थे जो कि डिवाइड एंड रूल करती है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि पूरी जनसंख्या को अलग अलग हिस्सों के अंदर बांट दो, अलग अलग रूल्स वो फॉलो करेंगे तो वो एकजुट हो ही नहीं सकते। ये इसके बहुत खिलाफ थे। अब इसके बाद में कृष्णास्वामी अय्यर कहते हैं, बहुत ही तगड़ी बात कहते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्रिमिनल लॉ को एक यूनिफॉर्म बना दिया और जिस समय क्रिमिनल लॉ को यूनिफॉर्म बनाया उस समय जो मुस्लिम के लॉ थे उनको भी उन्होंने यूनिफॉर्म बना दिया और उनको मानने से मना कर दिया। यानी कि ब्रिटिशर्स ने जब कॉमन क्रिमिनल लॉ लगा दिया तो अलग से पर्सनल लॉ के अंदर धार्मिक आजादी को छीनने का कोई मतलब नहीं है। जो शरिया लॉ होता है उसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर्स भी हैं, पर्सनल प्रोसीजर्स भी हैं। जब ब्रिटिशर्स ने आधी छेड़छाड़ कर दी तो बाकी छेड़छाड़ के अंदर बचा ही क्या है। इसको कॉमन सिविल कोड बनाने के पक्षधर के अंदर कृष्णास्वामी अय्यर ने मत दिया। उन्होंने आगे यूरोप का एग्जांपल दिया क्योंकि यूगोस्लाविया की बात हो चुकी थी और उन्होंने पूछा कि क्या हर जगह अलग अलग पर्सनल लॉज हैं? क्या फ्रांस और जर्मनी के अंदर इस समय हर एक माइनॉरिटी के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है? नहीं है। उल्टा इटली तक के अंदर अलग पर्सनल लॉ की व्यवस्था है ही नहीं। अगर आप यूरोप जाते हो तो वहां पर एक ही प्रकार के कानून है, उनके कानून आपको मानने पड़ेंगे या फिर ऐसा करो कि मत ही जाओ वहां पर। मगर आप भारत आते हो तो बोलते हो कि हमें अलग अलग कानून चाहिए। यह बात स्वीकार योग्य नहीं है। भारत को यूनाइट करने के लिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। अब यह सारी जो बहस थी उसके अंत में बाबा साहब अंबेडकर ने बोलना शुरू किया और कई सारे पॉइंट्स उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जो अलग अलग लोग कह रहे हैं इसके अंदर ये डाल दो वो डाल दो, ये इसको मानेगा नहीं उसको मानेगा नहीं, मैं इनमें से किसी भी चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। बाबा साहब ने बहुत ही तगड़े जवाब दिए और उन्होंने सबको नाम ले लेके बताया कि आपका जो ऑब्जेक्शन है इसलिए नहीं माना जा सकता। बाबा साहब ने कहा कि मिस्टर हुसैन इमाम, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पूरा का पूरा क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म है, पिनल कोड यूनिफॉर्म है, जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हैं, ये सारे के सारे ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। अब अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि क्या इस समय हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं या नहीं, तो मेरा जवाब है कि हम ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ही जी रहे हैं। उनके कहने का मतलब था 99% जितने भी प्रावधान है वो सारे यूनिफॉर्म हो चुके हैं, तो अब यूनिफॉर्म करने के लिए कुछ बचा नहीं, केवल 1% की जो विसंगति है उसको ठीक करना ही बचा है। इसके बाद में इन्होंने बहुत ही सटीक लॉजिकल एग्जांपल्स दिए। इन्होंने कहा कि ये जितना भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया है, जितने भी ये यूनाइटेड प्रोविंसेस हैं, जितने भी सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, यहां पर मुसलमान 1937 से पहले तक केवल और केवल हिंदू लॉज को माना करते थे। इसका मतलब 175 साल पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया और उसके 500 साल पहले मुगल आक्रांताओं वगैरह ने क्या किया, उसके बारे में आपने जो भी बोला है वो सारा का सारा लॉजिक बेकार है। इस प्रकार के सवाल का सही प्रकार से प्रूफ समेत जवाब दिए जाना, यह बात दर्शाता है बाबा साहब को कितनी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज थी अलग अलग प्रकार के कानूनों की और उनके हिस्ट्री की। इसके बाद में इन्होंने बहुत ही तगड़ा एग्जांपल दिया मरुमक्खतायम लॉ के बारे में, जहां पर मैट्रियार्कियल फॉर्म ऑफ लॉ चलता है, जिसका मतलब होता है कि पिता से संपत्ति बेटे को नहीं आती, पिता के पास रहती नहीं है, बेटे के पास रहती नहीं है, सारी संपत्ति मां के पास रहती है और मां से बेटियों के पास में आती है। नॉर्थ मालाबार के अंदर मुसलमान ऑलरेडी इस प्रकार के लॉ को फॉलो कर रहे थे। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो कई 100 सालों से एक ही लॉ को फॉलो करते आए हैं। आखिरी बड़ा तर्क बाबा साहब ये कहते हैं कि जो शरीयत एक्ट 1937 है वो भी सारे मुसलमानों के ऊपर अप्लाई नहीं होता, केवल उन मुसलमानों पर अप्लाई होता है
जो कि लिखकर देते हैं कि वो इसके अंतर्गत आना चाहते हैं और इसको मानना चाहते हैं। इस तर्क का मतलब यह था कि ऐसा नहीं है सारे के सारे मुसलमान उस लॉ को पहले से फॉलो करते आए हैं, बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो उस लॉ को फॉलो नहीं करता था। इसका मतलब सारे के सारे मुस्लिम्स को एक ही तराजुओं के अंदर तोलने की जरूरत नहीं है। मगर अब बात यह आ जाती है 1948 के अंदर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही गया था तो उसके बाद में अलग से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्यों आया? इसके अलावा अलग से क्रिश्चियंस के लिए, मुस्लिम्स के लिए, पारसियों के लिए ये सारे पर्सनल एक्ट्स आखिर क्यों आए? जवाब इसका यह है कि उस समय जितने भी वहां पर लोग बैठे थे वो लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो चुन के नहीं आए थे, वो नॉमिनेटेड थे। यह कहा गया कि पहले आप जाइए और चुनाव लड़ लीजिए और चुनाव लड़ के जब तक वापस आप आते नहीं, जनता के सामने से इनके बारे में फीडबैक लेके आते नहीं, तब तक ये सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बन के रहेंगे, यानी कि ये काम हमें करना है, ये उस फॉर्म में रहेंगे। बाबा साहब अंबेडकर मनुस्मृति के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदू पर्सनल लॉ था। ये जो हिंदू पर्सनल लॉ था इसमें भी बहुत ज्यादा भेदभाव थे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शरिया के अंदर है। नेहरू जी ने उस समय ये डिसाइड किया कि इस समय बात बन नहीं रही, हम चुनाव जीत के आएंगे, उसके बाद में इन सारे के सारे जो हिंदू मुस्लिम जितने भी अलग अलग हैं उनके अंदर धीरे 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 करके बदलाव करेंगे, और जब इतने ज्यादा बदलाव हो जाएंगे कि सारे एक बराबर हो जाएंगे तो इनके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ जाएंगे। वो काम वो कर नहीं पाए, यानी कि यहां पर दो हिस्से बन जाते हैं, एक तो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, जू वगैरह बाकी जितनी भी कम्युनिटीज हैं इनके अंदर अमेंडमेंट्स हुए, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नेहरू जी करने में कामयाब नहीं रहे, और ये सारे के सारे लॉज अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो चुके हैं। देश के अंदर इस समय अलग अलग संप्रदाय है और जिसके अंदर एक पूरा का पूरा ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर समय के साथ में धीरे धीरे चेंजेस हुए और अब जाकर सारे एक प्रकार से एक ही लॉज के तरीके से माने जाते हैं, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर कोई चेंज नहीं कर पाए नेहरू जी, और इसके बाद में राजीव गांधी जी तो इसके कट्टर विरोधी थे। इन सारे के सारे कानूनों के अंदर यूनिफॉर्म बनाने में सबसे बड़ा काम रहा है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय इनके अंदर कई सारे चेंजेस किए और आज के टाइम में मोर और लेस ये सब यूनिफॉर्म है। मगर उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार शाहबानो केस हुआ था, मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध था, उस केस के अंदर एक फैसला सुनाया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है और ये भेदभावपूर्ण रवैये को हटा दिया जाता है। मगर राजीव गांधी सदन के अंदर एक विधेयक लेकर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इसको खारिज करवा कर ही मानते हैं, वो बिल्कुल भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने देते। ये सारे के सारे फैक्ट्स थे जो बात बताते हैं कि देश को जोड़ने के अंदर जो एक छोटी सी कड़ी रह गई है उसको पूरा करने का जो काम है अब जाकर नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। इसके बाद में देश काफी ज्यादा यूनाइट होकर रहेगा, बहुत सारा जो यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन हो पाएगी, सभी को अपना अधिकार मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।